सर V is equal हमने बेसिक ओम्स लॉ के बारे में बात किया था कि अगर आपका फिजिकल कंडीशन सेम है तो उस टाइम पर तो आपके वायर करंट फ्लो हो रहा है वो उस पर आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है उसकी इक्वल होता है। ठीक है, ये अपने पास पोटेंशियल बाकी एक ही ना बाकी है। हाँ प्लस टू बाय आर, ये हमने डेफिनेशन लिख दिया था। यही बात किया था हमने कल लास्ट। आ रहे हैं पेन देते तो बहन को पेन नहीं है ना। क्या हुआ, कुछ कह रहा है क्या? नहीं सर, किसी का अनम्यूट है। आगे बात करते हैं आराम से। आप ठीक है सर? नहीं ठीक है, पागल हो गया किसी को, मुझे थोड़े बहुत कोरोना। भाई देख कौन है, एक बार उसको रोक जाके। कौन है? चलो कोई बात नहीं है, ओहो। ये अपना ओम्स लॉ था। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ ना तो ओम्स लॉ सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होता है, मतलब ये सभी के लिए वैलिड, सभी जो आपके कंडक्टर्स है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। या मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर फॉलो करेंगे, इंसुलेटर हो गए या फिर आपका सेमीकंडक्टर हो गए, वो ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व प्लॉट करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ, तो हमने आपकी जो अपनी छोटी क्लासेज में बचपन में काफी निकाला था, 11th क्लास में। ये जो होता है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मान लिया मैंने I1, ये I2 ले लिया, ये हो गया V1, ये हो गया मेरा V2। तो ये जो एंगल निकलेगा tan थीटा, ये स्लोप होता है। तो tan थीटा इसको मैं m से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये कितना हो गया, ये डेल्टा V हो गया और ये क्या हो गया डेल्टा I। तो क्या हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसके वैल्यू इक्वल होगा ये रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब अपना जो कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करेगा, उसका जो वोल्टेज और करंट ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको कौन फॉलो करता है, इसकी चेन तुम खराब किए हो, ओबे ओनली कंडक्टर। कॉपी करो इसे। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। हाँ, इसके बाद बड़ा लिखो। यस सर। हो गया? यस सर। अब लिमिटेशन की बात करते हैं कि सारे तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट लिखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें ओम्स लॉ के लिमिटेशन की, तो सारे कंडक्टर ही ने फॉलो करते हैं, लेकिन जो सेमी कंडक्टर होता है या फिर अगर मैं उनको मिक्स कर देता हूं मेटल्स को, तो वहां पर क्या होता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में डायोड और ट्रांजिस्टर ऐसे वर्ड्स आते हैं अपने, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है वो इसे फॉलो नहीं करता है। तो लिख लो इसमें सेमीकंडक्टर
insulator, etc. do not follow या do not obey Ohm's law. सर एक बार वापस बोलना। Semiconductor, insulator, semiconductor, insulator, etc. do not obey Ohm's law. Do not obey Ohm's law. मैं सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बनाता हूं और सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर V और I का कर्व प्लॉट करोगे ना आप लोग, तो वो कर्व कुछ ऐसा होता है। V और I का, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इस तरीके से घूम जाएगा या ऐसा घूम जाएगा, डिपेंड करेगा, लेकिन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो। तो यहाँ पर इसको कॉपी भी कर लेना इस वाले डायग्राम को कि ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लिए, इनके लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। चलो हमने मैथमेटिकली तो देख लिया कि करंट फ्लो होता है, तो पूरे करंट को यहाँ पर कोई भी वोल्टेज है, जितना वोल्टेज आप जितना एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी आपको आउटपुट पे नहीं मिल पाती है, कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, और उसे रोकने वाला कौन है, वो है आपका रजिस्टर। तो ये एक्चुअल में रजिस्टर है क्या, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है बताओगे। ये बेस क्या है रेजिस्टेंस का, कोई भी वायर में अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। क्यों, हमें पता है रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या, आपको पता है कोई भी वायर होगा उसमें क्या होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन पुश कर रहा है, धक्का कौन दे रहा है उनको, वोल्टेज। आपकी जो बैटरी होती है वो कितना पोटेंशियल उसको लगा रही है ताकि वो पूरे वायर में मूव कर सके, तो वो जो धक्का दे रहा है वो धक्का देने वाला कौन है, आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल है। अब अगर ये वोल्टेज आपको उसको धक्का दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, आपस में लड़ाई भी तो करेंगे, ऑब्वियस है। अगर उनको एनर्जी मिल रही है तो क्या करेंगे, टकराएंगे आपस में। बिल्कुल ऐसा जैसे क्लास में अगर अपने पास स्टूडेंट है, फुल क्लास भरी हुई है, ठीक है, और आप सबको बोल देते हैं चलो आज हॉर्लिक्स पी के आते हैं, वैसे तो कुछ और भी पी सकते हो, पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं हॉर्लिक्स का। ये हॉर्लिक्स पी के आते हैं तो क्या होगा, एनर्जी मिलती है ना, या बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो वो जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी की वजह से क्या होगा, आपस में लड़ने लग जाओगे। एनर्जी मिलते ही क्या हो जाती है, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन, अगर मान लो मूव भी नहीं कर रहे हो तब भी अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन तो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे हम एक बॉल के अंदर पॉपकॉर्न डालकर गैस पर रख देते हैं तो क्या होता है, जैसे एनर्जी मिलती है तब उछलने लग जाते हैं ना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही होता है। वो क्या करते हैं, एनर्जी लेकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब अगर आप आपस में लड़ रहे हो तो क्या होगा, जितना एनर्जी आपने खाने पीने से लिया था वो एनर्जी वेस्ट होने लग गई, तो यही जो एनर्जी का वेस्टेज है वही आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। समझे, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दिया था, एनर्जी दी थी, वो एनर्जी लेकर मूव तो कर रहा है, एनर्जी उसको आगे लेकर जाना है, लेकिन वो आपस में भी टकरा रहा है, तो कुछ एनर्जी वो वेस्ट कर देगा और बची हुई एनर्जी को लेकर आगे जाएगा। तो वहां पर आपका क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। तो कहां एनर्जी का लॉस होता है, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी को वहीं पर रोक लेता है। तो बेसिक क्या हो गया, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझे, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूं तो यहां पर कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर कोलिजन बढ़ गया तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सर जिस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कम हो तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रहता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मैं बात करूं अपने, हाँ, अगर ये जो वायर आते हैं ना अपने ओवरहेड जो वायर जाते हैं घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है
उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं कॉपर, ठीक है, और क्या यूज करते हो आप, स्टील, ये दो वायर हम जनरली यूज करते हैं। इनका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का रेजिस्टेंस इनसे भी कम है, तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छे हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। हालांकि वो महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं, या एक दिन लगा दिया तो अगले दिन सारे गायब हो सकते हैं, तो हाँ हो जाता है ना, हाँ याद है ऐसे। तो वहां पर क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो अच्छा होगा, नहीं, हमारे डिपेंड करता है हम कहाँ यूज कर रहे हैं। कुछ जगह पे, जैसे मैं हीटर की बात करूं, हीटर में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है ताकि वहां पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाए, इसलिए हीटर हमारे लिए, हीटर में हम ज्यादा रेजिस्टेंस वाला यूज करेंगे। जबकि जहां पर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है वहां पर हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जिसमें रेजिस्टेंस कम हो वो वाला वायर यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वायर यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम है ना यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, हमारे सुविधा के हिसाब से कि हमें किस टाइप का ऑपरेशन चाहिए उसी टाइप के हिसाब से हम वहां पर रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक डायग्राम देखा था मैंने, ये करंट है, थोड़ा आदमी जैसा लग रहा है। आदमी है वो, सर ने आदमी देखा होगा सर, डायग्राम नहीं देखते क्या, और ये इसको धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, ये है आपका वोल्टेज। वोल्टेज। सर कौन से ग्रह के थे बड़े तो बड़े? रो कौन रहा है, रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल धक्का देता है हमेशा, पोटेंशियल आप इसे इलेक्ट्रॉन करंट समझ सकते हो कि पोटेंशियल यहाँ पर क्या करेगा, उसे धक्का देगा, हमेशा पुश करने का ट्राई करता है कि आगे निकलेगा, और आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि करंट बाहर ना जाए, जितना आपका एनर्जी है वो चाहेगा कि एनर्जी यहीं पे वेस्ट हो जाए, वही यूज कर ले इस एनर्जी को। इसीलिए वोल्टेज जो कि खुद एक एनर्जी का सोर्स है, आपको पता है ना सीरीज में वोल्टेज डिक्रीज होता है, वो इसीलिए डिक्रीज होता है क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर जो भी होता है ना, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता, बची कुछ ही एनर्जी आगे जाती है। इसलिए हम सीरीज में जो पोटेंशियल लिखते हैं कि अलग अलग होगा, इसी वजह से अलग होता है, जितना आगे जाता जाएगा पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, बेसिक कंसेप्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन अगर आप बढ़ा हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोलिजन बढ़ेगा और रेजिस्टेंस वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं तो वहां पर कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी उस वायर का क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक रूम है, जिस रूम में आप लोग बैठे हुए हो, एज्यूम करो उसमें आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने सबको बूस्ट पिला दिया, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ और एनर्जी, तो क्या होगा, वहां पर एनर्जी आ गई। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने गेट खोल दिया, जो डोर है आपका, और मैं बोलता हूं कि यहां से निकलो, क्या मूव करना इजी होगा, शायद आपस में लड़ते झगड़ते हुए, कैसे में निकल रहे हो, धीरे धीरे निकल रहे हो, लड़ रहे हो, पर वहां पर कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि बालकनी से कूद जाओ, क्या हुआ, ये कह दो बालकनी से कूद जाओ, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि मैंने इस पूरी की पूरी वॉल को ही हटा दिया, मतलब निकलने का जो रास्ता था मैंने वो निकलने का रास्ता बड़ा कर दिया, ठीक है, मैं जो आपका गेट था उस गेट की पूरी दीवार को ही हटा देता हूं, मैं आपको बोलता हूं अब निकलो, तो क्या होगा, इजीली निकल पाओगे, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कोलिजन क्या हो गया, कम हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है कि अगर ये वायर है, मैं इस वायर का पहले जो एरिया था ए था, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूं तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा जगह मिल गई,
ज्यादा जगह मिल गई तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे आप फैल के जाओगे आराम से घूमते फिरते हुए दूर दूर होकर, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलिजन कम होगा। कोलिजन कम होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफ एरिया इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ कोलिजन decreases, so you can say R will be decrease। समझ आया? डाउट है इसमें Yes, किसी sir. को? क्या किया मैंने, सिर्फ ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका एरिया पहले ए था, आपने एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, तो ज्यादा एनर्जी आगे जा पाएगी। इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसा लिख सकता हूं, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो आई कैन राइट R is inversely proportional to area। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक क्या है? चल रहे हैं ना, क्या क्या बोल रहे हो? लिमिटेशन ही चल रहे हैं ना अरे खत्म हो गया लिमिटेशन, तो बता दिया ना वो तो। सर, ये लिमिटेशन ही है ना। नहीं नहीं, ये लिमिटेशन नहीं है, ये मैं लिखवा रहा हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट है अपना एरिया, कि अगर वायर का एरिया इंक्रीज कर देते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? कॉपी करो। दूसरा फैक्टर कौन अफेक्ट करेगा इसे? दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ। अब पहले वायर का लेंथ छोटा था, आपने लेंथ बढ़ा दिया। लेंथ बढ़ा दिया तो क्या होगा, मतलब पहले जहां पर 20 स्टूडेंट बैठे हुए थे क्लासरूम में, आपने क्लास बड़ा कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने बढ़ा दिए, 20 की जगह 40 हो गए, लेकिन आपका जो एग्जिट गेट है वो उतना ही है, उसकी साइज उतनी ही है। तो क्या होगा, बाहर निकलने के लिए क्या होगी, लड़ाई ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या, एनर्जी ज्यादा वेस्टेज, एनर्जी ज्यादा वेस्टेज, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो गया तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। वहां पर क्या था एरिया के केस में, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा था। लेंथ के केस में क्या है, अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मैं लिख सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L। करो कॉपी। सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो गया? देखो पहले यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले यहाँ पर थे 5 इलेक्ट्रॉन, अभी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एरिया निकलने के लिए जो जगह थी वो तो उतनी ही है, अब निकलने के लिए जगह सेम है, तो क्या होगा, एक गेट में से एक तो मैं 10 बच्चों को निकालूं और एक में 100 स्टूडेंट को बोलता हूं कि निकलो भैया यहाँ से, तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा ना। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहा है मतलब एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है, एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है तो इसका मतलब कौन होगा, रेजिस्टेंस, जो ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो ओके सर।
सर अपने सेंटर पे कब से आएंगे? सेंटर पे, बस सेंटर कब से चालू होगा? सेंटर तो चालू है। अरे मतलब बच्चे नहीं आते ना सर। सर हाँ? सुना वापस लॉकडाउन हो रहा है। नहीं, ये सब अफवाह है। हाँ सर, अफवाहों पे 15 ध्यान से हो ना, रहा है ऐसा सुना है। अरे कुछ नहीं है, अरे अफवाह सर, है सब, अफवाहों पे ध्यान ना दे। संजय सर, हाँ, संजय सर की बात सुनो। और अगर किसी को डाउट हो ना, मान लो कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या पुराना कुछ समझना हो, तो अपना सेंटर क्या है जो गुंजन पर है, चालू है। आप लोग कभी भी फोन करके आना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज मॉर्निंग में सरप्राइज दे 9 और सकते 10 हैं। ओ क्लॉक से इवनिंग में 6:30 तक चालू है वो। एक बार कॉल करके या मैसेज करके आ जाना, अगर कोई चैप्टर मान लो कोई पिछला छूट गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। आशीष, हाँ सर, हाँ, आऊंगा। काफी छूटा हुआ है, पता है ना। चलो अब इसको हम आगे देखते हैं कि हमें पता चल गया कि अगर आप रजिस्टर लेंथ और एरिया में चेंजेस करते हो तो सर, हो गया। रेजिस्टेंस में चेंज होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर इफ आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। व्हेन आई रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देन वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहां पर आता है रो, सर कहाँ गए वो? रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी है। सर एक बार वापस रिपीट कीजिए समझाइए ना, ना। आप गुम हो गए थे बीच में। हाँ हाँ हाँ, समझाता हूँ। अभी दिख रहा है ना। यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। तो क्या था, हमने फैक्टर देखा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो हमें पता चला R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब मैं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करूंगा तो मुझे वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, जब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो इक्वल लगाया, तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया रो। तो R इक्वल्स टू रो L/A, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मुझे यहाँ पर रो का वैल्यू निकालना है तो ये A वहां चला गया, L नीचे आ गया, तो रो इक्वल्स टू RA/A, जहां पर रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा, R का तो होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन L का क्या होता है मीटर, तो क्या बचा, ओम मीटर। ये आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। कॉपी करो। हो गया। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी, C से रिप्रेजेंट करते हैं 1/रो, ये होता है कंडक्टिविटी। तो ऐसे भी हो गया। तो यहां देखो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है,
लेंथ पर या उस वायर के एरिया पे। कभी भी अगर आपके ऑप्शन में आता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए दे दिया करंट, ऑप्शन बी दे दिया वोल्टेज, ऑप्शन सी दे दिया एरिया, ऑप्शन डी दे दिया वॉल्यूम, ऐसा कुछ भी, तो एक चीज याद रखना, वोल्टेज और करंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर और उसके एरिया पर। हाँ वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो एरिया में चेंज आ जाएगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, ओवरऑल अगर हम बात करें। फैक्टर अफेक्टिंग में एक और फैक्टर आता है अपने पास, हमने जब ओम्स लॉ लिखा था तो वहां पर एक कंडीशन लगा दी थी कि इफ फिजिकल कंडीशंस आर सेम, तो फिजिकल कंडीशन क्या थी कि अगर मान लो आपका जो टेम्परेचर है वो सेम है तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी मिलना होता है। एक तो आप घर में अकेले पड़े हुए हो एसी के अंदर, और एक आपको सडनली एसी वाले रूम से निकालकर बाहर रोड पर खड़ा कर दिया जाए धूप में, तो क्या होगा, इधर उधर भटकने लग जाओगे ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने एनर्जी दे दी, मतलब टेम्परेचर अगर आपने दे दिया उसको, तो वो टेम्परेचर क्या करता है, उसके रेजिस्टेंस, या मैं बात करूं उनको एनर्जी मिलेगी तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो फॉर कंडक्टर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के लिए अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला है अपना, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आता है। आप लोगों ने थर्मल पढ़ी थी ना, थर्मल में भी किया था ये वाला, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, ये नहीं था, इसी की जैसा था। तो वहां पर एक फॉर्मूला है, तो कि अगर मान लो आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर इंक्रीज के बाद न्यू रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला आता है अपने पास, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस T0, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर, कि T0 टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टेंस रहेगा। यहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर T टेम्परेचर पे कितना है। अल्फा क्या है, अल्फा होता है थर्मल कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, हमें पता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। तो यहाँ पर जो रो का फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, ये ठीक है, कॉपी कर लो इसको। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आप में से किसी को पुराना पढ़ना हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मैसेज करके टाइम लेकर सेंटर पे आ सकते हो, सेंटर पे अपन डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक, बाय बाय यस सर, बाय सर। और